और अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हो पाया है और उसके बाद रिजल्ट भी आ गई है और सरकार का पुनः गठन होने जा रहा है कल। और इस मुद्दे पे हमारे साथ सर बात करेंगे। तो बिहार में काफी चर्चा चल रही है कि एलजेपी से डिप्टी सीएम बनेगी और भी कई लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती है। लोजपा के इतिहास में यह दूसरी बार है जब उनके पास सर्वाधिक विधायक जीत कर आया है। इससे पहले सन 2005 फरवरी में उनके पास 29 सीटें आई थी और अभी उनके पास 19 सीटें हैं 20 सालों बाद। तो सर इसे आप कैसे देखते हैं? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि पिछले एपिसोड में मैं आपको बताया था। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि रामविलास पासवान में उस समय जो था, लालू जी का जो वर्चस्व हो सत्ता में, करीब 9 साल हो गए थे। तो 2005 में जब चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, तो उस समय एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जो एंटी इनकम करते हैं, तो लालू जी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी था। ऐसे लालू जी का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चला है 2000 से 2005 तक, 2005 का, सॉरी, 90 से 90, 1990 से 1995 तक, और उसके बाद 1995 से 2000 तक, उसके बाद फिर 2005 तक, तो 14-15 साल का कार्यकाल रहा है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दलितों और गवर्नमेंट के साइड से कि जिसको कहा जाए कि उनका एम्पावरमेंट हो रहा था। लेकिन जो अभी उनके बारे में एक मिथ बनाया जाता है कि लालू यादव ने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, दलितों पिछड़ों को बोलने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। तो उसमें क्या होता है कि केवल बयानबाजी हुआ। इसको इस तरफ पे देख सकते हैं, केवल बयानबाजी हुआ, और इस बयानबाजी का जो रिएक्शन हुआ मीडिया द्वारा, तो एक विकल्प खोज रहे थे। एक वर्ग है जो जो अभी जो राजनीति हो रही है, तो वो भारत की राजनीति में बहुजनवाद बहुत प्रभावी ढंग से हर जगह काम कर रहा है। कांग्रेस भी उसी की बात करती है कि जो कोऑर्डिनेशन कर रही है, तो उसी को ध्यान में रख के कर रही है कि एक एक तरफ जो एक 15% सवर्ण जातियां हैं, वर्णवादी जातियां हैं। इसका अलग से व्याख्या हो सकता है कि वर्णवादी जातियां कौन कौन सी है, लेकिन अभी स्वर्ण का मतलब है 15% जो आबादी में है उसकी। तो उसके साथ हम किन किन जातियों को, उसके उस पर डिपेंडेंट जातियां हो, चाहे उस के प्रो हो, और एक विपक्ष का जो है, विपक्ष के उसमें हम लोग कहते हैं कि विपक्ष का एक जैसा होता है ना कि पुराने जमाने से ही चला आ रहा है कि आपका सूरत और सीरत दोनों बिगाड़ते हैं। सूरत मतलब कि जैसे हम जाते हैं, मिथ में जाते हैं या ग्रंथों में जाते हैं, तो किसी को बानर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। तो सूरत तो आपका अगेंस्ट वाले को बिगाड़ा ही बिगाड़ा, उसका सीरत भी बिगाड़ते हैं, मतलब उसका करेक्टर का एसिनेशन करते हैं। करेक्टर भी एक डेवलप करते हैं मीडिया, उनके पास सशक्त मीडिया है, तो करेक्टर का वो आपका प्रोजेक्शन करते हैं कि ये ऐसे है। जंगल राज का उसी से आया, प्रोजेक्शन उसी से आया, और इतना भयंकर तरीके से किया गया है कि वो बिहार के जनमानस में बैठ गया है। और उसको तोड़ने के लिए जो विपक्षी पार्टी है राजद ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया। उसका उसको भुगतना पड़ा। ये 2005 के कंडीशन थे कि राजद का लोग विकल्प खोज रहे थे। उस समय हो चुके थे समता पार्टी बना करके ये नीतीश कुमार, लेकिन वो विकल्प नहीं मान रहे, उनको कोई विकल्प ही नहीं मान रहा था, क्योंकि वो उस लड़ाई में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, लेकिन उस समाजवादी लड़ाई में रहे हैं जो उन पर कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। स्वर्ण वर्ग तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उनको एक विकल्प दिखा कि अगर हमको लालू जी को डिफीट करना है तो रामविलास को बैक करना होगा। उन्होंने बैक किया, नीतीश कुमार को भी किया, इनको भी किया। संघ असेंबली बनी, वहां पे तो चूक हो गई, हमारे रामविलास पासवान जी से चूक हो गई। उन्होंने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री की डिमांड करी, और उनका जो जो उनको वोट दिया था, जो कैंडिडेट जीते थे, वो उनके एस्पिरेशन के खिलाफ था। तो वो सारे
जब अक्टूबर में चुनाव हुए तो सारे लोग जदयू के साथ चले गए और जदयू एक विकल्प बन करके उभरी। उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद नीतीश कुमार के लिए दो चुनौती, लालू यादव थे ही और एक रामविलास पासवान भी उनके लिए एक चुनौती थे। ये बात मान के चलिए कि उनके लिए एक चुनौती थे रामविलास पासवान भी। और उनको डर लग रहा था कि कहीं रामविलास पासवान हमारा विकल्प न बन जाए, इसीलिए उन्होंने रामविलास पासवान की राजनीति को डैमेज करने के लिए उन्होंने राजनीति शुरू की और एक जो पिछड़ा वर्ग का उसमें से एक उन्होंने बहुत बड़ा जंक पे काम करना शुरू किया। जंक मतलब एक चंक 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 जो उसका एक बड़ा हिस्सा था एमबीसी, क्योंकि एमबीसी पहले ही डिफाइन था बिहार में, तो उसको अपने साथ लेना नीतीश कुमार के लिए बहुत इजी था। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल मतलब बहुजन जो आज राजनीति कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने डिवीजन किया और अपना राजनीति को एक शेप दिया। आज नीतीश कुमार सवर्णों के लिए विकल्प हैं और बहुत विश्वसनीय साथी बन चुके हैं। लेकिन जो वर्चस्वशाली वर्ग है, जो वर्णवादी वर्ग है, वो नीतीश कुमार के प्रो एमबीसी और प्रो डेवलपमेंट और प्रो रिजर्वेशन से चिढ़ा हुआ भी है। तो उसे एक और भी विकल्प चाहिए कि अगर नीतीश कुमार में से हटाकर तो तैयार करना है, तो उस विकल्प को तैयार करने के लिए ही चिराग पासवान को स्पेस मिल रहा है। आज स्वर्णों में भी मिल रहा है और एक छवि भी बनी हुई है। तो सबसे सर्वाधिक सीट जीतने के बाद अब तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान इतने मेच्योर हैं कि वो बिहार की राजनीति की बारीकियों को समझने लगे हैं। वो फेलियर नहीं है। उन्हें एक बार चुनौती एक बार तो उन पर विश्वास नहीं किया गया, उनके चाचा को आगे किया गया क्योंकि वो राजनीति में 20-30 साल से थे। तो बीजेपी को लगा कि इसको आगे करेंगे, ये खत्म हो जाएगा लड़का। लेकिन चिराग पासवान ने उस समय जो टैक्टिकल पॉलिटिक्स अपनाया, जो रणनीति अपनाई, उससे बीजेपी जो है ये वहां का एक खास वर्ग का प्रतिनिधि है, दलित प्रतिनिधि है, और इसको हम लोग एलिनिएट करके नहीं कर सकते हैं। अब की बार उनको सफलता मिली। हो सकता है कि बात हुई हो कि उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही हो या ऐसा ऑफर उन्हें दिया गया हो। ये तो मीडिया में बात आती है और मीडिया एक काम और करती है कि दलितों को सफलता मिलती है थोड़ी सी, मतलब दलित तो एकदम से सबसे लोअर पोजीशन में है, तो दलितों को अगर एक पोजीशन की सफलता मिलती है तो उससे बड़ा टारगेट एक सीट, फिर कहता है कि ये तो इसको दिया नहीं गया। तो वो क्या होता है कि दलितों को डिमीन करने के लिए ऐसे रूमर्स फैलाए जाते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि जिसके 19 सीट है और जिसके 85 के 89 सीट्स है, 89 और 5 मिल करके सरकार बना रहे हैं, तो 19 वाले उसमें अगर नाक पोज करता है, उसमें अपना नाक घुसाता है, क्या मिलेगा? वैसे भी सेंट्रल में ये कैबिनेट मिनिस्टर अगर इनको डिप्टी सीएम बना भी दिया जाता है या लोह में बन भी जाते हैं, तो डिप्टी सीएम तो कोई पोस्ट होता नहीं है। सीएम रहेगा तो डिप्टी सीएम कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा? प्रोफाइल तो बनेगी नहीं। और 85 और 89 वाले को आप पे हावी रहेंगे कि आपको तो मैंने मिनिस्टर बना दिया, आप ये काम करो, वो काम करो, आपका फिर से वही सूरत और सीरत बिगाड़ना शुरू कर देंगे। तो ये चीज को तो ये चिराग पासवान तो अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो ये है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। और दूसरी बात है कि 19 सीट के बदौलत अभी सीएम भी नहीं बनेंगे वो। अगर कोई बीजेपी चाहती है कि जो आंकड़े हैं कि इस तरह से नीतीश कुमार को एलिनिएट करके फलाने चिलाने को लेकर के ना दिया जाएगा, तो उसमें भी 19 सीट 243 में 19 सीट पे मुख्यमंत्री कौन बनता? फिर तो वो मधु कोड़ा टाइप का हो जाएगा, निर्दलीय विधायक चीफ मिनिस्टर झारखंड का बना, तो उससे ज्यादा पावर इनको थोड़ी मिल पाएगा। तो अभी संभावना नहीं है कि चिराग पासवान बिहार के राजनीति में मंत्रिमंडल के लिए झगड़ा करेंगे। हाँ, लेकिन चिराग पासवान के प्रभाव से
दलितों का प्रभाव मंत्रिमंडल में सरकार के नीतियों में बढ़ेगा और इससे इंपावरमेंट आएगी। और जो नीतीश कुमार का पार्टी है, चाहे नीतीश कुमार का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है पासवान राजनीति को, खास करके दलित राजनीति को करके, वो बढ़ी है, घटी नहीं है, बढ़ी है। और ये संघर्ष, सत्ता संघर्ष त्रिकोणीय है। एक तरफ पिछड़ा वर्ग है, एक तरफ नीतीश कुमार की चालाकियां हैं, जो 25 साल से मजबूरी, मतलब वो केवल जीत नहीं रहे हैं, किसी के बदौलत जीत रहे हैं, वो राजद के बदौलत जीत रहे हैं। ये तो सब कोई कहने लगा है चुनाव के बाद में कि राजद के बदौलत जीत रहे हैं, तो उनका कोई विकल्प तो अभी तैयार नहीं हुआ है, तो उनको छोड़ने की बात अभी नहीं होगी। और लगता है कि ये इनका लास्ट पारी है नीतीश कुमार का, तो कुछ ना कुछ ऐतिहासिक करके जाएंगे जिनसे कि इनको लॉन्ग टर्म में याद किया जाए, और कुछ तो आक्रामक करेंगे ये, और अपना एक उत्तराधिकारी भी तैयार करने के, क्योंकि इनको 5 साल मौका मिलेगा, तो अपना एक उत्तराधिकारी भी तैयार कोशिश करेंगे। और उस उत्तराधिकारी से बीजेपी भी लड़ेगी, राजद भी लड़ेगी, और चिराग पासवान भी लड़ेंगे। तो दिलचस्प देखना यह होगा कि जो वो उत्तराधिकारी अपना तैयार करेंगे, जदयू का उत्तराधिकारी तैयार करेंगे, वो कैसे कैसे उसको उसका फॉर्मेट क्या होगा और उसका स्वरूप क्या होगा, उसको देखने के बाद पता चलेगा कि उसका विरोध भी कैसे ये लेंगे। यानी आने वाली राजनीति काफी इंटरेस्टिंग होने वाली। और इसमें जो नीतीश कुमार जी हाँ, के बेटे निशांत है। बिहार की राजनीति में, हाँ, निशांत के लिए लोग तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन एकाएक निशांत को भी लेकर के नीतीश कुमार नहीं आएंगे, क्योंकि जिस चीज की आलोचना करते हैं उस चीज को एस्टेब्लिश करेंगे, तो उनका जो मसीहाईपन है, जो बने हैं, वो उसमें डेंट होगा। वो नहीं चाहेंगे कि ये डेंट उसमें लगे, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि उनके पिता पुत्र के बीच में कुछ है। अच्छा, चिराग खुद डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो केंद्र की राजनीति से वो बिहार क्यों आएंगे? केंद्र से पूरे देश में एक्सपोजर मिलता है, और बिहार में खुद को लिमिटेड क्यों करेंगे? तो ये तो जाहिर से स्टैब्लिश्ड बात है। लेकिन उनके पास जैसे बिहार में और भी कई मुद्दे हैं। उन अगर वो सरकार से बाहर रह के समर्थन देते हैं, मतलब कि उनके पार्टी से मंत्री बनेंगे, खुद डिप्टी सीएम ना बने, तो सरकार की नीतियों पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है? ये आपने अच्छा सवाल किया कि सरकार की नीतियों में चिराग पासवान और उनकी पार्टी का क्या दखल होगा। पहले जो विजन वो लेकर के चले 2020 में, 2020 में, बिहार फर्स्ट, इससे उनका एस्पिरेशन तो जाहिर होता है कि वो बिहार के राजनीति में मुख्य खिलाड़ी बनना चाहते हैं। वो देश की राजनीति में नहीं, बिहार के राजनीति चाहते हैं। और जिस चीज से रामविलास पासवान जी हमेशा डरते थे कि मेरे पास ना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उतने हैं, न कार्यकर्ता हैं, और किसी तरह उनको राजनीति में सरवाइव करना था, तो वो सेंटर छोड़कर के बिहार में नहीं आते थे। लेकिन चिराग पासवान में उसके उलट एक एस्पिरेशन है कि मैं बिहार के राजनीति में रहूंगा, और एक फैक्टर की तरह वो हैं भी, और उनके प्रति सम्मान और उनकी सफलता ने सबको चौंकाया, आकर्षित किया है। तो बिहार के राजनीति में वो रहेंगे, और उन्होंने अभी बयान दिया कि जिस एस्पिरेशन के लिए, जिस चीज के लिए हमें वोट मिला है, वो सरकार और उसकी नीतियों में परिलक्षित होगा, हम लोग करेंगे। मतलब वो अभी से ये कहना शुरू कर दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि जब वो मजबूत होंगे तो बिहार की राजनीति में नहीं आएंगे, सेंटर की राजनीति में। उनका पूरा फोकस बिहार ही है, लेकिन अभी वो आने की कंडीशन में नहीं है। इस चीज को वो समझ रहे हैं, परिपक्वता है।